हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम बात करेंगे गॉस लॉ के डेरिवेशन की और कूलम्स लॉ का डेरिवेशन गॉस लॉ से कैसे होता है। और उसके बाद कुछ शेप्स का हम टोटल फ्लक्स देखेंगे ड्यू टू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने गॉस लॉ में ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी इनक्लोज सरफेस के थ्रू होता है वो उसके अंदर जो चार्ज सिचुएटेड होता है उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। दैट इज कि अगर एक बॉडी है उसके अंदर टोटल चार्ज Q है तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा या उस सरफेस से जो पास होगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर यहाँ पे एक Q चार्ज है और एक 2Q चार्ज है तो ये टोटल 3Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसे तो ये हमने पढ़ा था। अब इसके लिए आपको एक टर्म बहुत यूज किया जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होती है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जिसका यूज हम करते हैं गॉस लॉ की थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए, जो कि हमेशा इनक्लोज्ड होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक इनक्लोज्ड सरफेस जो हाइपोथेटिकल होती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका हम यूज करते हैं गॉस लॉ की थ्योरम्स को प्रूफ करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में गॉस लॉ के थ्रू, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो। क्लोज होता है यार, क्लोज होता है, हाइपोथेटिकल होता है, हम बना लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, इस पेज पे मैंने एक स्फीयर बनाया है, ये सर्किल दिख रहा है बट इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है ब्लू वाला सेगमेंट कि ये एक स्फीयर है। तो देखो बेटा, जब एक स्फीयर, अभी तो आप 2D में देख रहे हो, अगर मैंने इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया तो ये इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा। ये तो आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया 2D में। लेकिन इसका फोर्स कहाँ लगेगा? Z पे भी लगेगा और -Z पे भी लगेगा। समझ रहे हो? तो ये एक चार्ज है और ये क्या कर रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज होगा तो वो इसका फोर्स, इसका इफेक्ट महसूस करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को हम R ले लें तो सारा ही R हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन बनाता है, स्फेरिकल रीजन बनाता है। ठीक है, अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करें जो एक स्फीयर हो और चार्ज उसके सेंटर पे हो, तो सारी तरफ चार्ज देगा कि नहीं देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सारी डायरेक्शन में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। और ये हमेशा जो एलिमेंट्री वेक्टर हम लेंगे, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर DA, उसके नॉर्मल के अलोंग ही होंगी ना। तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कहीं भी देख लो, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सॉरी पैरेलल होगा इसके। नॉर्मल वेक्टर हमेशा सरफेस के, जो एलिमेंट्री सरफेस एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो ये हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनेगा हर पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट उठा लो इसमें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी। तो टोटल आपको इसमें क्या मिलेगा? जो EDS था, जो EDS था वो EDS को हम लिखते थे EDS cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो अब EDS ही मिल गया ना अभी के लिए, d फाई। तो अब हमें अगर पूरा फाई चाहिए तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ये मिलता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि चार्ज हमेशा सेंटर पे हो, क्योंकि गॉस लॉ बोलता है कि इनक्लोज्ड, कोई भी चार्ज जो एक बॉडी के थ्रू इनक्लोज्ड हो, मतलब एक क्लोज्ड बॉडी है उसके अंदर चार्ज रखा है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि चार्ज सेंटर पे रखा हो, चार्ज कहीं भी रखा हो सकता है। तो हम कहीं भी मान के चल रहे हैं, उस कहीं भी में सेंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो एक फिगर, जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। देखो ये एक पूरा स्फीयर है। पहले तो ये क्या है? ये स्फीयर है। ठीक है, ठीक है। लेट देयर बी एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्यों? हाइपोथेटिकल है, हमने क्रिएट किया है कि इस चार्ज की वजह से एक रीजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है। ये क्या है? DS क्या है? एलिमेंट्री सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको हम, एलिमेंट्री सरफेस एरिया। DS क्या है?
यहाँ पे वेक्टर डीएस एलिमेंट्री सरफेस एरिया का वेक्टर है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। ये पॉइंट पी है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, और यहीं से नॉर्मल जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया का नॉर्मल। और ये क्या है, सॉलिड एंगल जो बना रहा है इस छोटे से सेगमेंट के लिए, जो सॉलिड एंगल बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये पॉइंट ओ है जिस पॉइंट पे चार्ज सिचुएटेड है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो, अब तुम्हें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पे, अब जैसे ये चार्ज है पॉइंट ओ पे, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट पी पे कुछ होगी ना, कुछ होगी ना। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग ओपी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो अब आपको ये भी पता है कि जो नॉर्मल वेक्टर है, देखो यहां पे नॉर्मल वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया के थ्रू जाने वाला फ्लक्स देखें तो वो कितना होगा, डी फाई होगा, ठीक है। ये ई मैंने बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ही डिनोट किया है, आप डी फाई भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर होगा बेटा, उस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका डॉट प्रोडक्ट किससे, एलिमेंट्री सरफेस एरिया के डायरेक्शन वेक्टर से, यानी कि नॉर्मल वेक्टर से। अब इसको हम बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन से लिख सकते हैं, ई डी एस, सॉरी 1 सेकेंड, अब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट खुल गया तो वो मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा, इसको बोल सकते हैं ना। ये एक एलिमेंट्री एरिया की वजह से होगा। ऐसे ही एक एलिमेंट्री एरिया यहां नहीं होगा क्या, एक यहां नहीं होगा क्या, एक यहां नहीं होगा, एक यहां भी होगा। और ये 3D में है बेटा, इसको बॉल समझना, सर्किल मत समझना, ये एक बॉल है। इसके हर प्लेस पे होगा छोटा छोटा एलिमेंट्री सरफेस एरिया, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो अगर सारे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बहरहाल इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि ऐसे हर एलिमेंट्री सरफेस एरिया से एक डी फाई ई निकलेगा, तो आपको क्या करना है, टोटल फाई ई निकालना है। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि फाई ई क्या हो जाएगा लास्ट में, इनक्लोज्ड, ये क्लोज्ड के लिए मैंने लगा दिया है, आप नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी फाई, 1 सेकेंड, डी फाई ई। ये हमें करना है, ये हमारा टारगेट है। अब वो करने के लिए चलो पहले इसको सिंपल करते हैं। देखो डी फाई ई, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ चुका है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट ए पॉइंट पी क्यू आर एस टी एट ए डिस्टेंस आर, आर इसकी डिस्टेंस है, इसको हम आर लिख लेते हैं। आर जो है ओ और पी के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज कि ओपी इज इक्वल टू आर, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो किसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ले आके पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हो गया। इसके बाद ds cos थीटा, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको इतनी चीज मिल गई। अब देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर लो, इंटू ये डॉट का मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना, डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, ds cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आया। लेकिन सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से आपको क्या पता है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से आपको ये पता है अच्छे से, ये क्या है, ये डी ओमेगा है।
तो अभी आपको सॉलिड एंगल के फॉर्म में मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज हमें ले जानी है और यहां पुट कर देनी है। जब आप इसको यहां पुट करोगे तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा क्लोज्ड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब देखो जो फाई ई है ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चेंज होने वाला है नहीं। चार्ज जो इनक्लोज्ड है वही रहेगा, पाई की वैल्यू सेम रहेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम रहेगी। इनक्लोज्ड क्या होगा, डी ओमेगा। और अब आपको पता ही है कि सॉलिड एंगल कोई बॉडी कितना सबटेंड करती है जब इंटरनल पॉइंट होता है। ये आपको पिछले लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर में मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि कोई भी बॉडी अपने अंदर लाई करने वाले पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। कैंसल आउट, कैंसल आउट। फाई ई क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, Q क्या था, Q टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड था वही था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हम ये लिख सकते हैं कि सर जो हमारा चार्ज Q है ये टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है। अभी तो ये एक सिंगुलर पॉइंट के कारण हुआ है, ये एक सिंगुलर पॉइंट के कारण है। ठीक है, अभी सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट Q था तब ये आया। अगर यहाँ पे एक पॉइंट Q1 रहता तो यहाँ पे क्या आता, Q1 हो जाता। यहाँ पे अगर एक पॉइंट Q2 रहता तो यहाँ पे Q2 हो जाता। यहाँ Q3 रहता तो Q3 हो जाता। अगर माइनस का Q1 रहता तो यहाँ माइनस Q1 आ जाता। माइनस का Q2 रहता यहाँ पे माइनस का Q2 आ जाता। माइनस का Q3 रहता तो माइनस Q3 आ जाता। यही आता। ठीक है, अब सपोज करो कि एक सिस्टम है, मल्टी चार्ज सिस्टम है, इस पे एक प्लस Q1 कूलम चार्ज है, एक प्लस Q2 कूलम चार्ज है, एक प्लस Q3 कूलम चार्ज है। उसके बाद माइनस Q4 कूलम चार्ज है, माइनस Q5 कूलम चार्ज है, माइनस Q6 कूलम चार्ज है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आप इंडिविजुअली इन सब पॉइंट्स के लिए निकालोगे तो फाई 1 आएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई 2 आएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई 3 आएगा Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब आप सारे निकाल लोगे तो जब सबका सम करोगे तो टोटल फाई ई क्या आएगा, टोटल फाई ई आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाकी सारे का सम। तो बेसिकली आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया कि जो चार्ज इंक्लोज्ड है, इतना सारा चार्ज इंक्लोज है तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q नेट और Q इंक्लोज्ड कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 माइनस डॉट 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 डॉट। यही होगा। तो बेसिकली ये पूरे चार्ज का जो सम आएगा इधर प्लस और माइनस, उसको हम बोलेंगे Q इनक्लोज्ड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना, ये Q इनक्लोज्ड अपॉन सिग्मा, वेयर Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू समेशन सिग्मा, जो हमारी कोचिंग का नाम है सिग्मा Q। अब इसका मतलब आप समझ लो सारे चार्ज की वैल्यू, Q आई लिख दो, I इज इक्वल टू 1 to n, जितना दिया हो। मतलब आप समझ गए, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो वो नेट फ्लक्स जो उस सरफेस से पास होगा उसका अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि सर अंदर ही पॉइंट है, पॉइंट बाहर रहेगा तब क्या करेंगे, उसको भी देख लो। पॉइंट बाहर रहेगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है यार। देखो पॉइंट बाहर रहेगा ना
मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। अभी ये पॉइंट बाहर रहेगा ना, बाहर से देगा फ्लक्स, पास कराएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर वही लग जाएगा, इन इज इक्वल टू आउट। वो भी नहीं लगाना है, इसका समेशन यहाँ पे 4 पाई आया था ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है 0, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5e आएगा 0। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो 0 ही होगा। तुम्हें पता है कि किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे वो जितना फ्लक्स एक सरफेस से पास कराएगा उतना ही फ्लक्स दूसरी सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो फ्लक्स इनवर्ड इज इक्वल टू फ्लक्स आउटवर्ड हो जाएगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा, फाई टोटल होगा, फाई ई होगा, वो 0 ही होगा। दूसरा केस क्या है, आप इसको एंगल वाइज देख सकते हो। कोई भी क्लोज्ड बॉडी अपने बाहर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पे 0 डिग्री का सॉलिड एंगल बनाती है। तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये जो डी ओमेगा है, इसका जो क्लोज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जो यहाँ 4 पाई आई थी, सीधा ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो आउटवर्ड पॉइंट के लिए तो फाई ई 0 ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हो फिगर से तो इसको देख लो। जैसे मान लो एक सरफेस बना दिया मैंने आलू की शक्ल का, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ये सिचुएटेड है पॉइंट O पे, यहां से ये चार्ज गया है, ठीक, यहाँ पे एक सरफेस काटेगा, इसका नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा। ये मान लो एलिमेंट्री एरिया है DS1, और ये क्या हो जाएगा DS1 वेक्टर, ये नॉर्मल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है E। अब आपका इंटीग्रेशन जब आप करोगे DS1 का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा DS1 cos 180 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस EDS1। ये किसकी वैल्यू है, फाई इन की। अब यहाँ पे ये एक और एलिमेंट्री सरफेस एरिया काटेगा, इसका क्या नाम होगा DS2। इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा DS2 वेक्टर में, और फील्ड किधर होगी सेम इसी लाइन में, इधर ही से आ रहा है तो निकल जाएगा, निकल गया सर। तब आप देखो क्या हो जाएगा, और थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा सर कितना लिया था 180 डिग्री लिया था, क्योंकि दोनों अपोजिट थे। तो रख दो इंटीग्रल में, आप रखते हो EDS2 का डॉट प्रोडक्ट EDS2 cos 0, इंटीग्रल क्या आ गया EDS2। अब एक बात देखो, जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स आएगा, बात को समझो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जाएंगी उतनी ही यहां से निकलेंगी ना, इसलिए ये फाई आउटवर्ड हो गया। तो जितनी लाइंस जाएंगी उतनी ही लाइंस आएंगी, और अगर जितनी लाइंस जा रही हैं उतनी ही लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। और जब इक्विवेलेंट होंगे तो फाई नेट क्या होगा, फाई नेट हो जाएगा 0, यानी कि फाई टोटल इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट के लिए पॉइंट लाइन आउटसाइड, ठीक है, यहां तक करें इसको डन। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।